सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन फैमिली की, तो हम ग्रुप 15 से शुरू करने वाले हैं। ग्रुप 15 में पहला मेंबर कौन है? पहला मेंबर है नाइट्रोजन। देन आई हैव लर्नड इट एज नो पैसे SBI, दैट मीन्स NO फॉर N for nitrogen, P for phosphorus, arsenic AS, then antimony, and then bismuth. No पैसे SBI, ठीक है। दिस इज हाउ आई हैव लर्नड इट। तो अब सबसे पहले ग्रुप 15 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, राइट। फिर हमें पता है दिस विल बी 3s2 3p3, 4s2 4 3d10 4p3, 5s2 4d10 5p3, 6s2 4f14 5d10 एंड 6p3, ठीक है। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, हमारा d ऑर्बिटल पहले फिल होना शुरू हो जाता है, देन d के बाद 4f भी फिल होता है वे इन द बिस्मथ, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाइज हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये आता है, देयर इज ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन आयनिक रेडियस एज वी मूव फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। वगैरह आर्सेनिक से बिस्मथ जाने में थोड़ा सा साइज बढ़ता है। देखो डाउन द ग्रुप, यूजुअली डाउन द ग्रुप साइज शुड इंक्रीज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। अगर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो हमारा एंटीमनी से बिस्मथ बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि एक शेल ज्यादा है फिफ्थ से सिक्स शेल पे। बट वो कह रहा है यहाँ पे जो इंक्रीज इन रेडियस है दैट इज स्मॉल। अब इंक्रीज इन रेडियस स्मॉल है, इसका मतलब क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जो नेट अट्रैक्शन होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स अपॉन द शील्डिंग। Effective nuclear charge is equal to the nuclear charge minus the shielding. Nuclear charge minus shielding. ठीक है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो निकलता है इट इज न्यूक्लियर चार्ज माइनस द शील्डिंग। तो हम बोल सकते हैं कि अगर शील्डिंग पुअर हो, जो कि f ऑर्बिटल की होती है, पुअर शील्डिंग से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो साइज does not increase as much as it should be increasing. So the answer is straightforward. Moving from arsenic to bismuth, there is small increase in covalent radius. This is due to the completely filled DNF orbital and poor shielding, due to which the effective nuclear charge is increased, due to which the effective nuclear charge is increased, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं, इज दिस क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर, यस और नो? हमने ये फर्स्ट वीडियो में ही कवर किया था ऑन यूट्यूब लाइव। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर दो तीन चीजें और जो तुम लर्न कर सकते हो। नाइट्रोजन की कुछ कंपाउंड्स हैं, दैट इज चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे एंड इंडियन सॉल्ट पेट्रे, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? NaNO3 एंड KNO3, उनको नाम दिया जाता है, ये इनके नाम है, इनको हमें लर्न करना है, ठीक है। उसके अलावा फॉस्फोरस एक्चुअली इज कट फ्रॉम द कोर्स, तो फॉस्फोरस पे हम ज्यादा ध्यान देते नहीं, नाइट्रोजन तो हम याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई इज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन? अब ये दोनों एक ग्रुप में है क्या, बोरॉन और नाइट्रोजन? देखते हैं। तो वी नो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोइंग, यहां पे होना चाहिए था इट इज वेरी मच ग्रेटर देन कार्बन। क्वेश्चन को सही कर लो, ठीक है।
तो एज वी गो, ये अक्रॉस द पीरियड की बात होगी, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन ऐसे जाते हुए, दिस इज अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड में आई शुड नो दी जनरल ट्रेंड। अक्रॉस द पीरियड जाते हुए जो साइज होता है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो साइज छोटा होता जाता है। अगर साइज छोटा होगा तो आई कैन से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो वो तो हमें पता ही है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस यानी कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन होनी चाहिए। सॉरी, यार उल्टा लग गया। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं वेरी मच ग्रेटर। वेरी मच मतलब कुछ ज्यादा ही ग्रेट है। ग्रेट तो होती है पर वेरी मच ग्रेट है। तो वेरी मच ग्रेट का मतलब क्या है? तो जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन हमें बनानी है। whenever question comes from ionization enthalpy, always solve the question, चाहे वो डी ब्लॉक में हो या पी ब्लॉक में हो। आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा मनप्रीत, तुम्हें उस पिछले क्वेश्चन में डाउट था इसमें? मनप्रीत आर यू देयर? अच्छा मनप्रीत, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी से सॉल्व होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी से कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं। हम बात करें कार्बन की। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। और नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3। कार्बन के अंदर देर इज 2p में 2 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन में देर इज 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब वी नो नाइट्रोजन में देर इज हाफ फिल्ड सिमेट्री। अच्छा, तो यहां पे हम देख सकते हैं दैट नाइट्रोजन इज हैविंग हाफ फिल्ड सिमेट्री एंड कार्बन डज नॉट हैव हाफ फिल्ड सिमेट्री। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। तो दैट मींस इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड बहुत कम होगी। अब इसका आंसर एनसीईआरटी ने हाफ फिल्ड नहीं लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन एंड द स्मॉल साइज, ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी 14 से ज्यादा होती है। तो एक तो छोटा साइज था ही, छोटा साइज तो हमने पहले कंसिडर कर लिया था। उसके अलावा नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड सिमेट्री है, इसीलिए उससे निकालना बड़ा मुश्किल है और कार्बन से इजी है। ठीक है, तो देखो अगर कोई चीज स्टेबल है, यू टेल मी, कॉन्फ़िगरेशन किसकी स्टेबल है, कार्बन की या नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू
disturb this configuration because it is difficult to remove electron from extra stable half-filled orbitals. तो नाइट्रोजन, वो यही पूछा था, पूछा नाइट्रोजन की हाई किस लिए क्यों है? तो नाइट्रोजन का हाई इसलिए है, इसका रीजन ये है दैट पहली चीज तो उसका साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है कार्बन से, और दूसरा नाइट्रोजन जो है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में है और हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। क्लियर कश्मी? मनप्रीत कहाँ चले गए थे? तुम्हें किसमें इसमें डाउट था मनप्रीत? डाउट था या क्लियर? अच्छा देखो, अगर इसकी शील्डिंग पुअर होती है, किसी चीज की शील्डिंग पुअर होती है तो अट्रैक्शन ज्यादा होती है, ये बात क्लियर है। अगर रिपल्शन कम होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। मनप्रीत, यस और नो? तो बिस्मथ में एफ आने से शील्डिंग पुअर है, शील्डिंग पुअर है तो इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी बिस्मथ में। अगर बिस्मथ में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एंटीमनी से बिस्मथ जाते हुए साइज तो बढ़ना चाहिए था पर वो कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बिस्मथ में अट्रैक्शन ज्यादा है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बड़ा होता है क्योंकि शेल बढ़ती है, फिफ्थ से सिक्स शेल बड़ी होगी, पर जितनी बड़ी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही क्योंकि शील्डिंग पुअर होने से अट्रैक्शन भी बढ़ रही है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग हियर। समझ आया? क्लियर है तो क्लियर बोल दो, रीड कर लो, और कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अपना टॉपिक क्लियर करके चलो। नेक्स्ट। अच्छा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3 +3 एंड +5। तो अगर हम ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है? ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है -10 करके। ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मिलता है? ग्रुप नंबर -10, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर इज +5। So the screen is not visible. One second. ठीक है, अब स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. सो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर हमारा है ग्रुप 15 का +5। ठीक है, अगर हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा -18 करके आता है, तो -18 करके वी विल गेट -3। तो इसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -3। एंड व्हाट अबाउट द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर ऑक्सीडेशन नंबर? तो उसको हम +5 में से माइनस करते हुए जाएंगे, +5 में से 2 यूनिट जाएंगे तो +3, +3 में से 2 यूनिट जाएंगे तो +1। तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +5 +3 +1 एंड -3। तो ग्रुप 15 की ऑक्सीडेशन नंबर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी ग्रुप के निकाल सकते हैं 15 के बाद 16 18 एटसेट्रा, 16 17 18। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करें तो ग्रुप 15 जो है वो बोरॉन, सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब ऊपर की साइड पे ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होता है, तो +5 इज मोर स्टेबल, एंड नीचे जाते जाते कौन सा स्टेबल हो जाता है? 2 यूनिट्स लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज नीचे होगा +3 विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, अब इस केस में ऊपर वाले कंपाउंड ज्यादा +5 में बनाएंगे और नीचे वाले ज्यादा कंपाउंड +3 में बनाएंगे। इज दिस क्लियर? सर आपने वो नाइट्रोजन लेने के लिए मना किया था ना? आपने कहा था कि हम एनोमलस बिहेवियर में देखेंगे इस वाले में सर।
नहीं, एनॉमलस बिहेवियर में मैंने इसको कंपेयर करने के लिए बोला था, पर नाइट्रोजन हाँ +5 दिखा सकता है ना, जैसे HNO3 में दिखाता है। तुम वो अनॉमलस को इसमें मत डालो अभी, ठीक है? नॉर्मली चलो कि ऊपर भी अच्छा +4 आ सकता है, ठीक है? ठीक है। अब ये फिनोमिना क्या कहलाता है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे जो स्टेबिलिटी होती है वो +2 यूनिट्स लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, ठीक है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे एक चीज लिखी है, दी ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड BIF formula is BIF5। तो बिस्मथ ओनली फॉर्म्स, एक क्वेश्चन आ सकता है, बिस्मथ ओनली फॉर्म्स BIF5 as a halide in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बिस्मथ जो है वो सिर्फ BIF5 बनाता है, वो BiCl5 नहीं बनाता, वो BiI5 नहीं बनाता। तो ऐसा क्यों, सिर्फ BIF5 क्यों? तो इसका आंसर वही हो जाएगा, दिस विल बी इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या बोलेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी दैट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more stable for bismuth due to which effect? Due to inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल, ठीक है? नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ये तो हो गया हमारा। तो इसके अलावा एक चीज और, बिस्मथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं दिखाएगा। जो मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। तो अगर हम बात करें ऊपर, नाइट्रोजन जो है वो तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, पर बिस्मथ जो है इट इज अ मेटल, मेटल्स डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। तो नीचे जाते जाते -3 नेगेटिव की भी टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, -3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एज वी गो डाउन द ग्रुप, क्योंकि ऊपर वाले तो नॉन मेटल होते हैं, वो तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, पर नीचे वाले मेटल्स होते हैं और मेटल्स डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, तो वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं दिखाता बिस्मथ, ठीक है? बिस्मथ विल नॉट शो +5 यूजुअली, इट विल नॉट शो -3, इट विल शो +3। इज दिस क्लियर? यस और नो? ऑलराइट, देन नाइट्रोजन जो है ना सिर्फ +5 +3 +1 और -3 दिखाता है, नाइट्रोजन ऑल्सो शोज +1 +2 +4। कब? जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है? देखो जब जी BiF5 इज नॉट एन एक्सेप्शन। अच्छा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वाई Bi इज फॉर्मिंग BiF5, Bi शुड नॉट फॉर्म BiF5 ऑल्सो। अच्छा, एक ये डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूं। तुम ये सोचो, अच्छा तुम अगर सपोज मैं एग्जांपल लूं, हमारा तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो व्हाट डू यू थिंक, नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल इन +5 या +3? नाइट्रोजन +5 में ज्यादा स्टेबल है या +3 में? +5 में। तो नाइट्रोजन शुड फॉर्म कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे HNO3। HNO3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर X +1 -6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +5। तो ठीक है, नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग ऑक्सीडेशन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एक कंपाउंड बना रहा है। व्हाट अबाउट NH3?
NH3 में अच्छा -3 हो गया इसका, ठीक है। देन देयर इज नाइट्रोजन आल्सो फॉर्म्स NF3, हमने पढ़ा ना NF3 बनाता है जो हमने चैप्टर 4 इन क्लास 11 में पढ़ा था। तो नाइट्रोजन फॉर्म NF3, तो नाइट्रोजन +3 में भी बना रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ऊपर वाले सिर्फ +5 में बनाएंगे और नीचे वाले सिर्फ +3 में बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि +5 भी बना सकता है, +3 भी बना सकता है, बट जो +5 वाले हैं वो ज्यादा बनाता है। +5 इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू +3। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो +3 में नहीं बना सकता, इट कैन फॉर्म इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, कार्बन ग्रुप 14 में है, तो कार्बन का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है +4, ठीक है, और नीचे जाते जाते वो +2 होना चाहिए था। तो कार्बन एक्चुअली फॉर्म्स बोथ, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। तो कार्बन +4 में ही स्टेबल रहना चाहिए था, बट कार्बन ऑल्सो स्टे स्टेबल इन +2। तो ये जो बात है इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली, ये कंपैरिजन है, इट इज अ कंपैरिजन। सो इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऊपर वाले सिर्फ +5 में रहेंगे और नीचे वाले +5 में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। दे कैन कम बट दे आर लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। इट इज नॉट सेड कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, so what we are doing is nitrogen can also form +1, +2, +4 oxidation state when it reacts with oxygen. Oxygen के साथ react करते वक्त it can form +1, +2, +4 oxidation state. तो इसकी एग्जांपल्स भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन तो ऐसे इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स इन +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब बात आ रही है कि नाइट्रोजन कभी कभी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी दिखाता है। व्हाट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है जो खुद ही रिड्यूस और खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन, तो जो HNO2 है, HNO2 कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड टू HNO3 and it can self reduce to nitrogen monoxide also. तो HNO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है नाइट्रोजन की? तो देखो प्लस इट इज 1 + x -4 = 0। तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +3, नाइट्रोजन की +3, इधर +5, और नाइट्रोजन ऑक्साइड में इट इज +2, है ना। तो वी कैन सी दैट नाइट्रोजन कैन रिड्यूस इटसेल्फ, वो अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज एट द सेम टाइम। तो क्वेश्चन आता है, शो एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जिसमें HNO2 में से नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एंड इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड एज वेल। सो इज दिस रिएक्शन क्लियर, यस और नो? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा ये तो ये बात समझ आ गई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ में इंक्रीजिंगली स्टेबल हो जाएगी और वो डिस्प्रपोर्शनेशन भी आसानी से नहीं दिखाते, बट नाइट्रोजन डिस्प्रपोर्शनेशन करता है। दूसरी चीज, PF5 इज नोन बट NF5 इज नॉट नोन। PF5 इज नोन बट NF5 इज नॉट नोन। ये जो क्वेश्चन है ये ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं है, ये कोवेलेंसी का है। हाउ डू आई नो? क्योंकि देखो एक चीज याद रखो,
नाइट्रोजन shows +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेनी कंपाउंड्स। ठीक है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है इन मेनी कंपाउंड्स स्पेशली नाइट्रेट्स, बट नाइट्रोजन डज नॉट शो कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। ठीक है, ये एक डिफरेंस याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 4 से ज्यादा दिखाता है पर वो कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं दिखाता। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन जो है इट कैन नॉट फॉर्म NCl5, फॉस्फोरस कैन फॉर्म PCl5 बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5। यहां पे बात आ रही है कोवेलेंसी की। कोवेलेंसी होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो ये कोवेलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फॉस्फोरस ने 5 क्लोरीन को बॉन्ड कर रखा है, नाइट्रोजन 5 क्लोरीन को बॉन्ड जो है नहीं कर सकता। कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस ये है, नाइट्रोजन देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है HNO3 में देख सकते हैं हम, HNO3 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 5, बट स्टिल इस केस में इसकी कोवेलेंसी क्या है 3 और 1 4। कोवेलेंसी 4 है, 3 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन से बाइंड किया है। ठीक है, पर फिर भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और हो और कोवेलेंसी कुछ और हो। ऐसा तब होता है जब मल्टीपल बॉन्ड बनाता है वो। ठीक है, और ये HNO3 में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। पर यहां पर देखो नाइट्रोजन का कोवेलेंसी +5 है क्योंकि नाइट्रोजन को हमने 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड करने को दिया। तो हमने बोला है कि नाइट्रोजन कैन नॉट शो कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। 4 से ज्यादा कोवेलेंसी वो नहीं दिखा सकता। दैट इज व्हाई NCl5 विल नॉट एग्जिस्ट। अब वो क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इट इज इन दी 2s ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास 2s और 2p होता है। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, तो 4 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। ऑन द अदर हैंड फॉस्फोरस हैज 3s 3p एंड 3d। तो वो 3s 3p 3d में से sp3d हाइब्रिडाइजेशन बना सकता है। ठीक है, बिकॉज फॉस्फोरस इज इन द थर्ड पीरियड एंड because phosphorus is in third period, so we can say it can expand its covalency beyond 4. It can expand, इसके पास ऑर्बिटल मतलब बॉक्सेस चाहिए होते हैं बॉन्डिंग के लिए, तो इट कैन एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। सो प्लीज एक बार और बता दीजिए, समझ में नहीं आया। नाइट्रोजन 5 एटम के साथ बाइंड नहीं कर सकता। देखो नाइट्रोजन कैन नॉट बाइंड विद मोर देन 5 एटम्स एट वंस। ठीक है, 4 से ज्यादा के साथ वो बाइंड नहीं कर सकता, मैक्सिमम 4 के साथ वो बाइंड कर सकता है। क्यों 4 के साथ बाइंड कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर 4 ही ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन के पास जितने ऑर्बिटल हैं, एक 2s का और 3 2p के, तो टोटल इट कैन बाइंड विद 4 atoms at one। तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। ठीक है, बट फॉस्फोरस हैज 3d ऑर्बिटल एज वेल। फॉस्फोरस के पास 3d होता है, तो वो 4 के ज्यादा 5 6 ऑर्बिटल भी यूज कर सकता है। तो इट कैन एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। 4 से ज्यादा एटम से बाइंड कर सकता है। ऐसा वो तब करता है जब वो हाइब्रिडाइजेशन बनाता है sp3d2 या sp3d। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो d को भी यूज कर रहा है, तो टोटल 5 ऑर्बिटल को भी यूज कर सकता है। ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं ये बोल रहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन 4 से ज्यादा दिखा सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी में डिफरेंस होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट रूल से निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट रूल से निकाला जाता है जो हमने पढ़ रखे हैं रिडॉक्स में इन क्लास 11,
जिसमें हम ये ऑक्सीजन को -2, हाइड्रोजन को +1 देते हैं और इसको X लेकर निकालते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 से ज्यादा हो सकता है, बट इट कैन नॉट बाइंड विद मोर देन 4 एटम। कोवेलेंसी नहीं हो सकती। कोवेलेंसी इज नंबर ऑफ एटम्स इट कैन डायरेक्टली बाइंड विद। तो ये डिफरेंस याद करने को मैं कह रहा था। हाँ बोलो। सर इसमें शेयरिंग नहीं होती। किसमें सर इसमें कोवेलेंसी में। होती है शेयरिंग? मतलब कोवेलेंसी का मतलब होता है कितने एटम्स है उसके आसपास जो उससे डायरेक्टली बॉन्डेड है। देखो ओके मैं समझाता हूँ। कोवेलेंसी का मतलब है, कोवेलेंसी समझाता हूँ, ठीक है। कोवेलेंसी अगर मैं बोलूं फाइंड कोवेलेंसी ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट, ठीक है। अंडरलाइंड एलिमेंट का कोवेलेंसी निकालो। फाइंड कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट एलिमेंट इज NH3, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आएगा X +3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया -3। इसकी कोवेलेंसी क्या आई? कोवेलेंसी आई 3। कोवेलेंसी नेगेटिव नहीं होती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोवेलेंसी मतलब कितनों के साथ ये बॉन्ड किया हुआ है। इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बाइंड किया तो इसकी कोवेलेंसी होगी 3, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने अभी HNO3 देखा था, HNO3 में आई सॉ इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +5, X1 + X -6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +5। और इसकी कोवेलेंसी कितनों के साथ बॉन्डेड था? 1 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो इसकी कोवेलेंसी थी 4, ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज हमें दे दिया जाए PCl5, PCl5 में ऑक्सीडेशन नंबर इज X -5 इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +5 और इसकी कोवेलेंसी भी है 5 क्योंकि 5 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है। तो तुम्हें क्लियर हुआ ऑक्सीडेशन नंबर और कोवेलेंसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? यस और नो? यस सर यस सर। ठीक है। सो नाइट्रोजन कैन नॉट शो कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 बट इट कैन शो ऑक्सीडेशन नंबर +5, ठीक है। दिस इज द पॉइंट आई एम रेफरिंग टू। यस सर ओके। अब ठीक है, फिर नाइट्रोजन की कुछ और यूनिक एबिलिटीज भी हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, PF5 इज नोन टू एग्जिस्ट बट NF5 इज डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई? तो वो कह रहे हैं PF5 एग्जिस्ट करता है बट NF5 डज नॉट एग्जिस्ट। तो तुम मुझे बताओ ये जो क्वेश्चन है ये ऑक्सीडेशन नंबर का है या कोवेलेंसी का है? व्हाट डू यू थिंक? सर कोवेलेंसी। कोवेलेंसी, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो क्वेश्चन इज ऑफ कोवेलेंसी का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन +5 तो दिखाता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन +5 दिखा रहा है और यहाँ पे फॉस्फोरस +5 दिखा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो नाइट्रोजन दिखाता है 5 पर वो कोवेलेंसी नहीं दिखाता, तो दैट मींस ये क्वेश्चन कोवेलेंसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे कोवेलेंसी का क्वेश्चन है तो कोवेलेंसी का क्वेश्चन ऑर्बिटल्स को काउंट करके आएगा। हम बोलेंगे नाइट्रोजन के अंदर मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है तो वो 5 के साथ कैसे बाइंड करेगा। ऑन दी अदर हैंड जो फॉस्फोरस है वो अपना कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है, इट कैन इवन बाइंड विद 6 एलिमेंट्स। वो PF6 माइनस में इट कैन इवन बाइंड विद 6 एलिमेंट्स एट वंस, तो 6 फ्लोरीन एटम। तो बट नाइट्रोजन कैन नॉट डू ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन में देयर इज, उसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखा के बोलेंगे इट हैज एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल बट p हैज वेकेंट d ऑर्बिटल, खाली है पर है तो इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, दैट इज व्हाई it can expand its covalency but nitrogen cannot. Is this question answer clear? Yes or no? यस सर।
ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं, ठीक है, तो पी ब्लॉक की जो चैप्टर है इट इज डिवाइडेड इनटू टू सिंपल हाफ्स। एक चीज तो है इसकी रीजनिंग। रीजनिंग के तो क्वेश्चन हमने देखे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, एसिडिक बेसिक करेक्टर आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और दूसरी चीज है रिएक्शंस। तो रीजनिंग तो चलो फिर भी हो जाती है, ठीक है, बट रिएक्शन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लर्निंग। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ठीक है। बिना मेहनत के ये रिएक्शंस लर्न नहीं हो पाती, क्योंकि इनमें कोई मैकेनिज्म होता नहीं, कोई डायरेक्ट मेथड होता नहीं लर्न करने का, कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसने इधर अटैक किया, उसने इधर अटैक किया, पॉजिटिव ने नेगेटिव पे। वो सब ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में होता है। इसकी रिएक्शंस में, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन में या तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ होता है, पर मैकेनिज्म नहीं होता कुछ, तो हमें समझ भी नहीं आता कि ये रिएक्शन ऐसे क्यों हो रही है और ये ऐसे क्यों हो रही है। सो दिस इज प्योरली लर्निंग बेस्ड रिएक्शंस। तो इसको करने के लिए वी हैव टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी जिसमें हम डेली के डेली रिएक्शंस उठाएं। एक दिन में काम नहीं बनता है पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक के रिएक्शंस को बार बार बोलना है, लिखना है, तब जाके वो लर्न होगी, ठीक है। यहाँ पे अभी स्टार्ट तो बड़े सिंपल रिएक्शन से ही है, ठीक है। कंपाउंड्स की बात करें ग्रुप 15 के, तो ग्रुप 15 जो है, ग्रुप 15 उसका एलिमेंट अगर ई है, ठीक है, और अगर मैं इसको मेटल के साथ रिएक्ट कराना चाहूं तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा +3। और मेटल डिपेंड करता है मेटल कौन सा है, कैल्शियम है, ये क्या है। सपोज ये मेटल सोडियम है, तो अगर सोडियम के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो क्या बनाएगा, सोडियम की +1 होती है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na3E। ठीक है, अगर ये मैग्नीशियम 2+ के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो मैग्नीशियम 2+ के साथ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Mg3 या E2। अगर इसमें तुम कंफ्यूज होते हो ई लेकर, तो यू कैन डू इट सिंपली बाय टेकिंग एग्जांपल। अच्छा ये -3 लेना था मुझे यहाँ पे, ठीक है। तुम सिंपल एग्जांपल ये लो, सोडियम +1 एंड नाइट्रोजन -3, तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, Na3N। ठीक है, अच्छा अगर Mg2+ और N3-, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Mg3N2। तो ये सारे कहलाते हैं नाइट्राइड। ये है सोडियम नाइट्राइड, ये है मैग्नीशियम नाइट्राइड। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, जो मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, तो उनके साथ लगे नॉन मेटल्स का नेगेटिव होता है, क्योंकि मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और ये गेन करते हैं। तो हमें पता है ग्रुप 15 का नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर तो एक ही है, इनका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। तो अगर इसका -3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो अगर और मुझे फॉर्मूला बनाना है सपोज कैल्शियम नाइट्राइड का, तो कैल्शियम 2+ नाइट्राइड -3 क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल गिव अस Ca3N2। समझ आया? यस सर। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर सपोज फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होगा वो पॉजिटिव लेगा विद नॉन मेटल्स लाइक फॉस्फोरस, तो हाइड्रोजन +3 में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस -3 में, सॉरी +1 हाइड्रोजन और फॉस्फोरस -3। तो इस केस में PH3 बनाएगा। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन होता और हाइड्रोजन होता, नाइट्रोजन -3 में और हाइड्रोजन +1 में, तो इट वुड गिव अस NH3।
तो नाइट्राइड्स का फॉर्मूला ये है, दिस इज नाइट्राइड्स फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाए। अगर ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला बनाना हो तो ऑक्साइड के साथ भी मुश्किल नहीं है, एन अगर प्लस ऑक्सीजन +3 में है और ऑक्सीजन -2 में होता है यूजुअली, तो ये N2O3 बनाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन अगर फॉस्फोरस इस तरीके से, अगर फॉस्फोरस है +3 में, ऑक्सीजन है -2 में, तो P2O3 बनेगा। अब इनका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, ऑल्दो कम स्टेबल होता है बट होता तो है। तो अगर ये +5 में है तो ये N2O5, और फॉस्फोरस +5, ऑक्सीजन -2 में है तो P2O5। तो ये फॉर्मूला हो गया इनके ऑक्साइड्स का। तो इन्हीं फॉर्मूलाज को उन्होंने यहाँ पे ई लेकर बना रखा है। ई लेकर कैसे दिखा रखा है, देखो, अगर ऑक्साइड्स है तो दो फॉर्मूले हो सकते हैं, E2O3 E2O5, हाइड्राइड्स है तो EX3 और EX5। ठीक है, हेलाइड्स, हाइड्राइड में EH3। तो हेलाइड्स भी देख लेते हैं। हेलाइड्स के लिए वी कैन हैव नाइट्रोजन इन +3 एंड क्लोरीन इन -1, तो इसका फॉर्मूला बन सकता है NCl3। फॉस्फोरस जो है +3 में भी रिएक्ट कर सकता है, फॉस्फोरस अगर फ्लोरीन के साथ करता है तो इट विल फॉर्म PF3। ठीक है, बट फॉस्फोरस की कोवलेंसी 5 भी है, तो वो जो है कोवलेंसी पांच फ्लोरीन को या 5 क्लोरीन को अपने पास रख सकता है, मेकिंग PCl5। तो but nitrogen cannot form NCl5. We saw the reasons just now. So this is the formula of halides. ठीक है, ये क्लियर है, ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, यस और नो? सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा, तो मैं कह रहा था, अब ये मैं बेसिक प्रॉपर्टीज तो मैंने थोड़ा सा रीजनिंग पार्ट तो मैं छोड़ रहा हूँ, हम थोड़ी आज की रिएक्शंस करते हैं सो दैट हम डेली रिएक्शन कर सकें, राइट? तो आज की कुछ रिएक्शंस हैं एंड दीज आर प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रोजन की प्रिपरेशन देख रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन की कुछ मेथड्स हैं, वो मैंने इस स्कीम में सारे डाल रखे हैं सो दैट तुम स्कीम वाइज लर्न कर सको। तो इसमें होता क्या है, जो ये स्कीम है इसके अंदर ये रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये बाय प्रोडक्ट है, और ये मेन प्रोडक्ट। ऑन दी ये एक पार्ट हो गया, ये प्रिपरेशंस है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये नेक्स्ट रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है। मतलब इस स्कीम को यूज कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं। देखो, ये वाली साइड प्रिपरेशन की है, ये प्रिपरेशंस है यहां से लेके यहां तक डाइनाइट्रोजन की, और यहां से लेकर यहां तक ये नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज है। मैंने सारी रिएक्शंस को, दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शंस को एक ही टेबल में डाल दिया। इस साइड पे प्रिपरेशंस है और इस साइड पे प्रॉपर्टीज है। रिएक्टेंट वाली साइड पर ये जो है माइनस वाले, ये बाय प्रोडक्ट्स है। तो दैट मींस अगर मुझे इस रिएक्शन को लिखना है, फर्स्ट रिएक्शन को, आई विल शो यू। फर्स्ट रिएक्शन को अगर मैं लिखना चाहूं तो इट विल बी NH4Cl plus NaNO2 गिविंग अस N2। और ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स की साइड पे लगेंगे, तो बाय प्रोडक्ट है H2O2 2H2O2 प्लस NaCl।
तो ये होगी फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकेंड प्रिपरेशन अगर मैं स्कीम से देख के लिखना चाहूँ तो सेकेंड प्रिपरेशन इज NH4 whole twice Cr2O7 gives N2 plus 4H2O plus Cr2। ऐसी थर्ड प्रिपरेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो BaN3 whole twice gives us N2 plus B। इनको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स तो मैंने इसी के अंदर लिख दिए थे। ये जो रिएक्शंस होती हैं ये सारी की सारी बैलेंस्ड रिएक्शंस होती हैं। मतलब इनऑर्गेनिक में एक और मुश्किल ये है हमारे पास कि सारी रिएक्शंस हमें बैलेंस लिखनी है, अनबैलेंस रिएक्शंस नहीं चलेंगी, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 है तो ये 2 है। H2O2 है, सॉरी H2O ही था, यहाँ पे एक गड़बड़ है, ये H2O है। तो फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस है, सेकेंड रिएक्शन को बैलेंस है, थर्ड रिएक्शन भी बैलेंस है ना। इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये तीन प्रिपरेशन इस स्कीम से मैंने कैसे निकाली, ये बात क्लियर है। स्कीम में से तुम प्रिपरेशन कैसे निकालोगे, यस और नो? ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशंस। मनप्रीत उसे छोड़ो, ये समझ आया मनप्रीत? रिएक्शन कैसे निकाली मैंने स्कीम से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं प्रॉपर्टीज लिखनी चाहूं नाइट्रोजन की तो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन इज, उसके लिए मैं ये वाली साइड देखूंगा, ये वाली साइड, ये वाली साइड में N2 reacting with lithium forming Li3N, N2 reacting with Mg giving Mg3N2, ठीक है। ऐसे N2 reacting with H2 giving NH3, ये वाली रिवर्सिबल होती है। और N2 reacting with O2 giving N2 NO2 NO। सो ये रिएक्शंस हो गई हमारी प्रॉपर्टीज की। तो एक ही स्कीम में ये सारी रिएक्शंस थी और उन स्कीम से मैंने निकाल ली। अब इनको लर्न कैसे करना है, पहले तो तुम इनको एज इट इज लर्न करके कोशिश करो कि तुम इसको 10 बार लिखो या स्कीम पूरी 4-10 बार बनाओ और ये लर्न कर सको। नाइट्रोजन की प्रिपरेशन इनसे करी जा सकती है, इनसे इनसे। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में इनको एक्सप्लेन भी करूंगा, तब ज्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं क्लास। अभी तुम ये 10 रिएक्शन लर्न कर लेना, 5-6 जो भी रिएक्शन आज हमने बनाई है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कराया था मनप्रीत कि फॉर्मूला क्या होगा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का। नाइट्रोजन फॉस्फोरस -3 में, हाइड्रोजन +1 में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका हाइड्राइड का फॉर्मूला NH3PH3 होगा, ठीक है। सोडियम +1 में, नाइट्रोजन -3 में तो NaN3, Mg2+ में, नाइट्रोजन -3 में तो Mg3N2, तो ये नाइट्राइड का फॉर्मूला हो गया। ऑक्साइड में नाइट्रोजन +3, ऑक्सीजन -2, N2O3। ऐसे नाइट्रोजन कैन आल्सो बी +5, ऑक्सीजन कैन बी -2, इट कैन फॉर्म N2O5। तो ये इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला हो गया। हेलाइड्स का फॉर्मूले में नाइट्रोजन कैन बी +3 Cl NCl3, फॉस्फोरस PF3, P +5 Cl -1 PCl5 हो सकता है। तो ये हमने जनरल फॉर्मूलाज लिखे थे हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हेलाइड्स के। ये क्लियर है मनप्रीत? सर इसे मतलब याद करना है सर, या कैसे करना है इसे? याद करने की जरूरत क्या है, तुम्हें पता ही है ये तो सब चीजें। तो कि जैसे तुम्हें पता है नाइट्रोजन हाँ की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5 होती है, या फॉस्फोरस की +3 +5 होती है, हाइड्रोजन की हाँ -1 होती है। तुम्हें पता है दो ही कंपाउंड होते हैं, PF3 और PCl5, अच्छा ठीक है। ठीक है सर। ऑक्साइड का -2 यस होता सर। है,
+3 होता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है वो रिएक्शंस लर्न करनी है, ये वाली जो अभी मैंने प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा Yes, बहुत, sir. जितना एक्सप्लेनेशन इनमें है, बट पहले इनको ऐसे ही लर्न करके दे रखो, ठीक है। Yes, sir. टाइप प्रेजेंट इन चैट। सर एक और चीज पूछनी थी। सर आपने वो बताया था ना इसमें इनर पेयर इफेक्ट वाले में, अपने ग्रुप 15 का क्वेश्चन करवाया था, उसमें जैसे था 1s2 2s2 2p3, तो वहाँ पर जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स जैसे बाहर चले गए थे, तो आपने बताया था कि +5 से ज़्यादा +3 मोर स्टेबल होगा ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, है ना। हाँ तो यहाँ पर जो है जैसे बिस्मुथ केस में जैसे 6s2 4f14 5d10 6p3 था, तो वहाँ पर 6s2 का नहीं गया क्योंकि वहाँ पर पुअर शील्डिंग हो रही थी 4f के कारण, 4f और 5d के कारण। हम्म हाँ, तो वो 6s2 वाला क्यों नहीं गया बाहर, मतलब वो क्योंकि इनर्ट हो चुका था इसीलिए। नहीं, इनर्ट क्यों हो, पुअर शील्डिंग की वजह से होगा ना, क्योंकि तुमने बोला पुअर शील्डिंग होती है डी एंड एफ की। हाँ। तो अगर 4f अंदर होता है और 6p बाहर होता है, 6s2, तो अगर 4f शील्ड बुरा करेगा, 4f पुअर शील्ड करेगा, तो नाइट्रोजन, तो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन पे इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, शील्डिंग कम होने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अगर शील्डिंग हाँ। कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अगर अट्रैक्शन हम्म, ज्यादा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, मतलब 4f को रिपेल करना चाहिए था, उसको शील्ड करना चाहिए था, पर वो रिपेल नहीं कर रहा, वो शील्ड नहीं कर रहा। हम्म, तो अगर वो रिपेल नहीं कर रहा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी 6s पे, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। हाँ। इसके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं। इसके इलेक्ट्रॉन इसलिए जाते हैं ना क्योंकि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता था तो चले जाते थे। अच्छा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है इसलिए नहीं जा रहे हो। हाँ, क्योंकि वो अगर तुम्हें न्यूक्लियर की अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है ना उनको निकालने के लिए। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि एनर्जी ज्यादा चाहिए तो वो निकलते ही नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, सर। अच्छा, उसको बैलेंस कर लेना मनप्रीत, ठीक है। इसमें जो भी अनबैलेंस है उन्हें बैलेंस कर लेना।